नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। मंथन क्लासेस कैम्प में आज का हमारा टॉपिक है जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उनके फॉर्मूले होते हैं, उन्हें कैसे याद करें। हमारा टॉपिक क्या है, जैसे व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है कि रासायनिक यौगिक यानी केमिकल कंपाउंड्स फॉर्मूले कैसे याद करें। तो इस टॉपिक को बनाने का मेरा उद्देश्य था क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका नीट एग्ज़ाम है या आपका बीटेक के लिए आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसके अलावा एसएससी, बैंक, रेलवे, XYZ बहुत से ऐसे बड़े एग्ज़ाम होते हैं जिनमें साइंस का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उन क्वेश्चनों में से एक या दो क्वेश्चन जो हमारे केमिकल कंपाउंड होते हैं उनके फॉर्मूले या फिर उनका केमिकल नेम, जनरल नेम, इनसे संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो हमारे इंटर के बाद जो बच्चे होते हैं कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो कॉम्पिटिशन के बेस से ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक में आपको दो तरह से जो फॉर्मूले हैं उन्हें याद करना और लिखना बताऊंगा। एक तो ऐसा तरीका है जिसमें हम जो कि बुक के माध्यम से, जो हम एक रेगुलर माध्यम से हम जिसे याद करते हैं उसके द्वारा याद करेंगे, और दूसरा तरीका हमारा ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले जो फॉर्मूले हैं उन्हें याद करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं वह आपको अवश्य आनी चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम काउंटिंग यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे मैंने 1 से 10 तक की जो नंबरिंग की है, तो सबसे पहले आपको इन्हें साइंस की भाषा में आपको इनके नाम पता होने चाहिए। तो जो हमारा एक होता है उसको हम बोलते हैं मोनो, इसको हम बोलते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना या नॉन और डेक। तो हम 10 तक कैसे काउंट करेंगे? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेक। तो आपको ये पहले नंबरिंग आनी चाहिए। तो इन नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम बहुत से फॉर्मूले को लिखेंगे क्योंकि उनमें इन नंबरिंग का यूज होगा। कुछ फॉर्मूले हमारे ऐसे हैं जिनमें हम कुछ आयंस हैं तो उनको विशेष नाम हैं जो उन्हें याद करने पड़ेंगे। जैसे OH, OH को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही हमारे SO4, SO4 इसको हम बोलते हैं सल्फेट। ऐसे हमारे NO3 इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। ऐसे हमारा Cl इसको हम बोलते हैं क्लोराइड। तो मैंने अभी यहाँ पर कुछ कॉमन ही जो आयनों का यूज किया है, रेडिकल्स का यूज किया है, तो क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है हमारे फॉर्मूले होते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो हमें कुछ मेटल्स हैं, मेटल्स के नाम पता होना चाहिए। तो मेटल्स हमारी मतलब मोस्टली क्या होती है? मेटल्स मतलब होता है धातु। तो धातुओं में हमारी जैसे आपका सोडियम है, हमारा कॉपर है, जिंक है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यानी जो हमारे जो धनायन बनाते हैं, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं, वो सब हमारे मेटल्स में या धातु कहलाते हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 फैक्ट आपके सामने हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे ये नंबरिंग की, उसके बाद मैंने कुछ विशेष यहाँ पे रेडिकल्स लिखे हुए हैं और इसके अलावा मैंने मेटल्स। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो कंपाउंड हैं जो कि ये टीम के द्वारा कवर होंगे उनको हम बनाएंगे और उन्हें याद करेंगे। सबसे पहले हम बात करें हाइड्रोक्साइड की। पहले हमारे जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं तो हाइड्रोक्साइड याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम यदि किसी मेटल में क्या करें OH को ऐड कर दें तो वह उसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और इसका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। जैसे बात करें Na, इसके साथ मैंने OH लगा दिया तो ये फॉर्मूला बन गया। Na का हमें पता है सोडियम होता है और हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही बात करूँ KOH तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अभी मैं बात करूँ यहाँ पे MgOH, लेकिन यहाँ पे हम OH का होल ट्वाइस करेंगे क्योंकि हम जो बगल में जो भी मेटल है उस मेटल के लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे OH की वैल्यू रखेंगे। जैसे अभी बात करें एयर तो एयर के लिए OH का होल थ्राइस होगा क्योंकि एल्युमिनियम के अंतिम कोष में लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इस तरह से हमारे हाइड्रोक्साइड हमने पता कर लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इजीली हमने इतने सारे फॉर्मूलों को याद किया। ऐसे हम सेकंड देखते हैं सल्फेट। तो सल्फेट के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो भी मेटल्स हैं उनमें SO4 लगा दें। सल्फेट के लिए क्या करेंगे, जो हमारी मेटल्स हैं उनमें हम क्या लगाएंगे SO4। अब जैसे Na और SO4, लेकिन SO4 में होल ट्वाइस लगाएंगे क्योंकि हमारा SO4 होता है ये डबल नेगेटिव डबल आयन होता है। तो इसके लिए हम क्या करें यहाँ पर 2 लगा करके यहाँ लगाएंगे। SO4 के 2 हैं तो उसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए Na का 1 होता है, इसके पूरे नेगेटिव है 2 है तो 2 पॉजिटिव हमारे, एक Na का पॉजिटिव दूसरे का पॉजिटिव, तो हम 2 Na के लगाएंगे। ऐसे हम K की बात करें तो इसमें भी K2SO4 होगा। क्या होगा K2SO4। अब हम देखें अन्य में जैसे जिंक है तो जिंक में ZnSO4 रहेगा, Mg में भी SO4 रहेगा। तो हमने मेटल्स के आगे SO4 लगाया इसलिए हमारे ये सब क्या कहलाएंगे सल्फेट। सेम इसी तरह से हम हमारे मेटल्स में क्या लगाएंगे NO3। यदि हम NO3 लगा देते हैं तो हमारे यही वाले जो कंपाउंड हैं वो हमारे नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे हम बात करें Na, इसमें NO3 लगा दें तो हमारा ये सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। यानी हमने Na क्या सोडियम के लिए और NO3 नाइट्रेट के लिए। ऐसे हम बात करें जिंक ZnNO3 तो जिंक नाइट्रेट। तो आराम से हम इस तरह से हमने याद किया हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट, अब इस क्लोराइड की बात करें तो किसी भी मेटल में यहाँ पे हम Cl लगा दें। क्या लगाएं Cl। जैसे अभी Na में लगाएं तो हमारा Na में Cl लगाएंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड। Mg यहाँ पे Cl के 2 लगाएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड। 2 क्यों लगाया, Mg के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह से हम किसी भी जैसे जिंक है तो ZnCl2। तो मेटल के आगे हम अगर OH लगाएंगे तो वह उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, SO4 लगाएंगे तो सल्फेट बनेगा और इसके अलावा हम क्या क्लोराइड बनाएंगे तो Cl नेगेटिव लगाएंगे। तो इस तरह से इनको पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नंबर का यूज कैसे करें। जैसे सपोज दैट मान लो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है SO2। तो यहाँ पे हमें पहले का तुम्हें पता है ये क्या है सल्फर। अब हम क्या करेंगे जो हमारा ये नंबर है
ये इसको हमने बोल करके पहले इस नंबर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डाई। तो यहाँ पे लिखा है सल्फर डाई, और जहाँ पे वो लगा हुआ ओ के लिए हम ऑक्साइड यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम हो गया सल्फर डाई ऑक्साइड। ऐसे में एक और यहाँ पे लिखूँ जैसे SO3। तो यहाँ पे S के लिए क्या लगेगा, सल्फर, और 3 के लिए 3, O के लिए ऑक्साइड। तो इसका नाम हो गया सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ऐसे ही और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं हम यहाँ पे लिखते हैं, वो देखेंगे आप एक एक करके। मैं एक साथ लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे लिखा है CO, यहाँ पे CO2, यहाँ पे लिखा है SO3, CCl4, और यहाँ PCl5। अब यहाँ देखें बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है कार्बन, और कार्बन के बाद कितना O है हमारा, ये कार्बन यहाँ O1 है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि हम मोनो शब्द एक के लिए यूज करते हैं, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, डाई क्यों, क्योंकि 2 को हम 2 बोलते हैं। ऐसे सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर टेट्रा, यहाँ 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, और Cl को क्लोराइड, तो सल्फ जो हमारी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ऐसे यहाँ फास्फोरस, तो फास्फोरस के लिए ये पेंटा है, तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो ये हमारा एक तरह से समझने की प्रोसेस थी, तो उनके द्वारा हम फॉर्मूलों को आसानी से लिख सकते हैं। अब कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि जिन्हें बोर्ड में, एग्ज़ाम में या किसी भी कंपटीशन में अवश्य पूछा जाता है, और उन फॉर्मूलों में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि ये किसका फॉर्मूला है, कैसे पहचानें। अभी मेरे पास यहाँ पे 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जैसे मैंने लिखा है Na2CO3, और एक NaHCO3 पॉइंट, यहाँ 10H2 और होता है। अब यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले हैं, इसमें एक फॉर्मूला ऐसा है जो धावल सोडा यानी बेकिंग सोडा का है, और एक हमारा खाने के सोडा का है, जिसे हम कहते हैं कि जो बेकिंग सोडा। अब हम पहचाने कैसे, क्योंकि दोनों एक जैसे लग रहे हैं, भूल जाते हैं बेकिंग सोडा और धावल सोडा यानी बेकिंग सोडा। और एक फॉर्मूला और होता है हमारा कास्टिक सोडा, NaOH। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, धावल सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा। जैसे ये हमारा क्या है, खाने का सोडा, खाने का सोडा। ऐसे अगला हमारा कास्टिक सोडा बोलते हैं। अब तीनों ही सोडा हैं। अभी तो आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन जब एग्जाम आप देंगे तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखेंगे धावल सोडा या बेकिंग सोडा को तो हम पहचानेंगे। जैसे हम कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोने के लिए हमें सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और कपड़े धोने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, इसके साथ में वाटर का फॉर्मूला लगा हुआ है 10H2O, हमें 10 बाल्टी पानी चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा इस पानी से कि ये हमारा धावल सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। अब ये हमारा क्या है, खाने का सोडा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वैसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और इसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, तो ये मैंने धावल सोडा के हिसाब से बताया। इसे देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट में हमारा ये 10H2O नहीं होगा, केवल ये धावल सोडा में होगा। तो इस तरह से हम दोनों से पहचान लेंगे। अब शेष हमारा जो बचा NaOH, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसमें OH लगा होता है। तो इस तरह हम कास्टिक सोडा पहचान सकते हैं। अब देखेंगे हमारे जो अन्य 2 फॉर्मूले हैं, उनमें भी हमें कन्फ्यूजन रहता है। एक हमारा होता है भुजा चूना, एक हमारा होता है केवल
बिना भुजा या साधारण चूना बोलते हैं, बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना। अब देखें, पहले वाले का जो फॉर्मूला है वो है CaOH का होल ट्वाइस, इसका CaO, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी OH से पता चल गया ये हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। लेकिन यहाँ पर भी कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा भुजा है कौन सा बिना भुजा है। तो सबसे पहले इसको ध्यान रखें, ये हमारा CaO बिना भुजा है। अब हमें आग बुझाने के लिए क्या चाहिए? पानी। क्या चाहिए? पानी। तो मान लो हमारे पास ये दोनों में कॉमन ले ले रहे हैं, Ca तो है ही, यहाँ पे वो और लगा। अब हमें पानी बुझाने के लिए क्या चाहिए? हमें हमारे पानी बुझाने के लिए आग बुझाने के लिए क्या चाहिए? तो आग बुझाने के लिए हमें चाहिए पानी। आग बुझाने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है? पानी। तो ऐसे हमें चूना बुझाना है तो चूने में भी पानी मिला दें, तो यहाँ पे H2O मिला दो। भाई हम इसको बुझा रहे हैं तो ऐसे जैसे ही H2O मिलाएंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा फॉर्मूला जिसमें H और O यानी जल उपस्थित है वह हमारा भुजा हुआ चूना हुआ, शेष हमारा जो बचा है वो बिना भुजा चूना हुआ। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन दूर हुआ। इसके बाद हम बात करें हमारे दो फॉर्मूले, इनमें भी हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। एक हमारा फॉर्मूला होता है CaSO4 0.5 H2O। एक फार्मूला होता है CaSO4 0.2 H2O। ये फार्मूला हमारा POP का है और ये हमारा फार्मूला है ये जिप्सम का है। अब यहाँ पर भी अभी तो याद है, लेकिन अब ध्यान कैसे रखेंगे? भाई पूछ लिया कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है या POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, तो अब इसमें भी क्या करेंगे, इसको भी ट्रिक से ध्यान रखेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, तो हम पहले इसको देखेंगे जिप्सम को। जिप्सम को हम याद करने के लिए सबसे पहले देखें केस। यहाँ पे जैसे मान लो आपके पास एक जीप है, कल्पना करेंगे हमारे पास जीप, और जीप से आपने किसी को टक्कर मार दी, तो जैसे टक्कर मारी तो वो क्या करता है, तो वो केस कर देगा जिसको टक्कर मारी है, किस पे? जीप वाले पे। तो क्या करेगा वो? केस। ठीक है, तो केस की स्पेलिंग क्या होगी? CAS, केस। अब यहाँ पे ना तुरंत क्या है? केस, CaSO4। अब हमें बात नहीं आती, और यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है 2H2 और हाफ H2। इसमें जल के दो मॉलिक्यूल है, आधा मॉलिक्यूल है। तो देखेंगे जीप के बाद क्या था? सम। जब भी हम सम की बात करें तो हमारे सामने जो नंबर होते हैं, सम नंबर, विषम नंबर, यानी इवन नंबर और नंबर, वो हमारे सामने आ जाते हैं। तो वहाँ देखें सबसे पहली जो सम संख्या है वो क्या हमारी? 2 है। क्या है? 2। तो हमें यहाँ पता चल गया कि यहाँ पे 2H2 आएगा, 2H2। इसे याद रख लेंगे कि जिप्सम यानी जीप से जीप, और सम यानी पहली सम संख्या तो 2 होती है, तो 2 जल के मॉलिक्यूल लगा देंगे। और इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो हाफ H2O होता है तो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऑफ को हम हाफ के रूप में पढ़ें, प्लास्टर हाफ पेरिस, प्लास्टर हाफ पेरिस। तो हाफ मतलब आधा, तो आधा H2O उसके आगे लगा हुआ है, तो हमारा क्या होगा? POP हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ। तो हम इस तरह से जिप्सम और जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले याद कर सकते हैं। इसके बाद और देखें जो हमारे दो फॉर्मूले हैं जिनमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। एक तो जो हमारा चीनी होती है जिसको हम कहते हैं शर्करा, एक हमारा होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज और शर्करा इन दोनों में भी बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11,
ऐसे ही ग्लूकोज का होता है C6H12O6। इसको हम ग्लूकोज का हम बोलते हैं अंगूर की शर्करा। अंगूर की शर्करा यानी ग्रेप्स शुगर। ये हमारी होती है गन्ने की शर्करा, इसकी गन्ने की शर्करा। तो अब इन दोनों को भी कैसे ध्यान रखेंगे भाई, किसमें C12H22O11 है, कैसे पता करें। तो हम यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो ये 11 के नीचे दो मैं ऐसे डंडे लगा रहे, तो दो डंडे लगाने के बाद ऐसा लगा, गन्ना तो आप जानते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी खेत में दो ये गन्ने के पेड़ खड़े हुए हैं, यानी ये मान लीजिए खेत मान लें, उसमें ये गन्ने खड़े हुए हैं दो। और ग्लूकोज किससे बनता है? अंगूर से। तो हम ये ऐसे इसको डंडा कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है किसी डाली से ये दो अंगूर लटक रहे हैं। तो हम इस तरह से आपको ये लॉजिक लगाना है। तो ग्लूकोज और अंगूर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप फिगर में देखेंगे डिस्प्ले पे, तो गन्ने के दो पेड़ और हमारे अंगूर के जो गुच्छे हैं, उसमें अंगूर से हम कल्पना करके इन दोनों को याद कर सकते हैं। अब एक मैं लास्ट फार्मूला है उसकी ट्रिक और बता रहा हूँ, उसको भी आप समझेंगे तो देखेंगे। वह फार्मूला हमारा अक्सर पूछा जाता है, तो जो होता है हमारा फार्मूला सिंदूर का। सिंदूर को हम क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक सल्फाइड। किसका फार्मूला पूछा है? सिंदूर। सिंदूर को बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसका फार्मूला हमारा होता है Hg और S। तो इस फॉर्मूले को समझने से पहले तो आप ध्यान रखें कैसे ये आपको कैसे याद रहेगा कि ये फॉर्मूला सिंदूर का है। तो सबसे पहले देखो डिस्प्ले पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, जो गॉड है इनकी हम पूजा करते हैं। तो सब बच्चे पहचानेंगे किसका चित्र है। तो आपको समझ में होगा ये हमारे हनुमान जी का जो चित्र है, जो कि सभी लोग समय की पूजा करते हैं। मंगलवार को इनकी पूजा की जाती है। और अक्सर आपने देखा हुआ इन पर मंगलवार को लोग इन पर चोला चढ़ाते हैं, और वो किसका चढ़ाते हैं? वो सिंदूर से चढ़ाते हैं। तो अब इसमें देखें उनके नाम में ही सूत्र छपा हुआ है। हम यहाँ पे देखें H से हनुमान जी और सिंदूर, हम याद कर लेंगे हनुमान जी सिंदूर, तो याद हो गया HGS। तो इस तरह से आप जो सिंदूर का भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं। और इस तरह से आप बहुत से फॉर्मूले हैं जिन्हें आप कोशिश करेंगे तो आप अपनी पर्सनली जो ट्रिक है उसके माध्यम से बना सकते हैं। तो आपको आज का जो मेरा वीडियो है बहुत ही मज़ा आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा। तो इस तरह की जो वीडियो हैं मैं आपको आगे भी लाता रहूँगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और उनसे सीखेंगे, और दूसरे अपने जो फ्रेंड हैं उन्हें शेयर भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।